तो दोस्तों पीसी बिल्डिंग कर रहे हैं और हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, तो आपकी एक गलती कर सकती है आपका सारा पैसा बर्बाद। क्योंकि मार्केट में आपको वही कंपोनेंट सजेस्ट किया जाएगा जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो और पूरी जानकारी आपको ना होने की वजह से आप जो है उसमें लॉस उठा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो लोग पीसी बिल्ड करते हैं वो लोग पीसी में अच्छा खासा पैसा लगाने के बाद भी वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते अपने पीसी से जिसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने लोगों को देखा है कोटेशन लेकर के एक से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी दुकान पहुंचते रहते हैं और जैसे जैसे वो दुकान चेंज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो डाउन होते चले जाते हैं कंपटीशन की वजह से, और उनको वही प्रोडक्ट जो है वो बताया जाता है कि जिसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। इसके लिए जो है वो आपको कंपोनेंट्स की सही जानकारी होनी चाहिए और कैसे जो है वो कंपोनेंट्स को चूज़ करना है ये बिल्कुल सही तरीके से पता होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है वो कंपोनेंट्स को चूज़ करना है और लोग क्या गलती करते हैं कंपोनेंट्स को चूज़ करते हुए, और किस तरीके से जो है फिर वो 1-1 लाख रुपए की पीसी बनाने के बाद भी वो फिर मुंह देखते हैं एक दूसरे का कि यार ये जो है बिल्कुल एक डिज़ास्टर हो गया है। तो अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। अपने जो कंप्यूटर है उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि आप कैसी परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप कैसी ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं और कैसे आप अपने पीसी के जो है वो लुक्स चाहते हैं। तो मैं जितने भी पीसी डिज़ाइन करता हूँ वो इसी फॉर्मेट में डिज़ाइन करता हूँ कि कस्टमर को या मेरे क्लाइंट को कैसी परफॉर्मेंस चाहिए, कैसी ड्यूरेबिलिटी चाहिए और कैसी जो है वो उसको लुक्स चाहिए। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस वाला कंपोनेंट है वहाँ पे आ जाता है आपका प्रोसेसर, SSD और रैम। ग्राफिक कार्ड को हम अभी अलग रख रहे हैं क्योंकि ग्राफिक कार्ड भी परफॉर्मेंस देता है बट वो सेगमेंट अलग है, और जो ग्राफिक कार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक जो है वो CPU के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद आ जाती है आपकी ड्यूरेबिलिटी में आपका जो मदरबोर्ड हो गया प्लस आपकी PSU हो गई, और उसके बाद आ जाते हैं लुक्स में आपका कूलर हो गया और कैबिनेट हो गई। तो ये जो है एक पीसी बिल्डिंग का जो है एक फॉर्मेट होता है और सारे जो पीसी हैं वो इसी तरीके से जो है वो बिल्ड होने चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों अपना परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो प्रोसेसर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वही आपके जो कंप्यूटर होता है उसका जो है वो ब्रेन होता है। तो वो आप जितना अच्छा चूज़ करेंगे उतनी ही अच्छी आपको जो है परफॉर्मेंस मिलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक से काम के लिए i9 या i7 प्रोसेसर चूज़ कर लें। ये प्रोसेसर्स का ब्रेकडाउन कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो है आपके प्रोसेसर में हमेशा एंट्री लेवल, मिड रेंजर और प्रो लेवल प्रोसेसर्स होते हैं। तो एंट्री लेवल में जो है वो हमारे पास i3 पेंटियम ड्यूल कोर और Ryzen 3 होता है AMD की तरफ से। मिड रेंज में हमारे पास i5 और Ryzen 5 होता है, और प्रो लेवल में जो है वो हमारे पास i7, i9, Ryzen 7 और Ryzen 9 होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात प्रोसेसर की, जहाँ पे प्रोसेसर में 3, 5, 7, 9 यानी i3, i5, i7 और i9 इम्पोर्टेंट होता है। वहीं पे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस प्रोसेसर का सफिक्स, यानी प्रोसेसर के पीछे लगने वाला लेटर, जैसे F, K, KF, P एटसेट्रा। इन्हीं से आप पहचान कर सकते हैं कि जो प्रोसेसर है वो किस काम के लिए बना है। तो ये जो चार्ट है इसको आप सेव कर लो ताकि आप लोग जो है वो गलती ना करो प्रोसेसर को पिक करने में। ज़्यादातर लोग जो है वो गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं कि एडिटिंग या हैवी टास्किंग के लिए जो है वो गलती से P सीरीज़ का प्रोसेसर खरीद लेंगे, जबकि जो P सीरीज़ का प्रोसेसर होता है वो नॉन गेमिंग प्रोसेसर होता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोसेसर पिक करें वो ये सफिक्स देख करके ही पिक करें। जैसा कि ये इंटेल में होता है ऐसा ही ये राइजन में भी होता है। तो जिनके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ मोटा मोटा आपको उन्हीं प्रोसेसर्स को जो है वो अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना है। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है मदरबोर्ड पिक करना। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो मदरबोर्ड होता है वो आपके सिस्टम की बैकबोन होता है। तो बैकबोन जितनी ज़्यादा मजबूत होगी पूरा सिस्टम उतना ही मजबूती से खड़ा रहेगा। आप अपने सिस्टम में मदरबोर्ड के ऊपर ही सारे अपग्रेड कर पाओगे और अपने प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड और सिस्टम हार्डवेयर का पूरा मज़ा ले पाओगे परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो मदरबोर्ड है वो आपको बहुत ही ध्यान से पिक करना है। तो दोस्तों जब मदरबोर्ड चूज़ करें तो हमें एक बार अपने प्रोसेसर की ओर भी देखना है कि हम किस तरीके का प्रोसेसर जो है वो अपने पीसी में लगा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग जैसे आजकल ज़्यादा जो पॉपुलर है प्रोसेसर वो ये 12400F प्रोसेसर है। तो ये जो 12400F प्रोसेसर है ये DDR4 और DDR5 दोनों बोर्ड सपोर्ट करता है।
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देखता हूँ ऑनलाइन जो पीसी बिल्ड होते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो लोगों को DDR4 मदरबोर्ड जो है वो लगा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि आप एक जनरेशन पीछे जा रहे हो, अब आप प्रोसेसर लगा रहे हो जो DDR5 सपोर्ट करता है और बोर्ड ले रहे हो आप जो DDR4 तक ही है, तो यहाँ पे जो है आप इस प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी है उसको आप जो है वो किल कर रहे हो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप मदरबोर्ड पिक करो तो एक बार अपने प्रोसेसर को देखिए कि आप कैसा प्रोसेसर लगा रहे हो और वो क्या कैपेबिलिटी रखता है, उसी हिसाब से आपको अपना जो है वो मदरबोर्ड पिक करना है। जैसे कि अगर आप K सीरीज़ का प्रोसेसर लगा रहे हो जो कि अनलॉक्ड होता है, तो वहाँ पे आपको हमेशा जो है वो एक अनलॉक्ड यानी कि Z सीरीज़ का जो है वो मदरबोर्ड यूज़ करना है। अगर आप Z सीरीज़ का मदरबोर्ड ना करके कोई और यूज़ करोगे तो आप उस प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी है उसको किल कर दोगे। तो यहाँ पे जो मैं ज़्यादातर DDR5 में जो बोर्ड लोगों को सजेस्ट करता हूँ और जिसमें मैंने भी बहुत सारे पीसी बिल्ड किए हैं, वो ये है MSI का B760M मोर्टार। तो स्पेसिफिकेशंस में इसकी स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए। बाकी मैंने ये बोर्ड पर्सनली बहुत सारे पीसीज़ में लगा दिया है, तो बहुत ही कैपेबल जो है ये मदरबोर्ड है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ये निकाल करके देता है, क्योंकि इसमें 4 आपको जो है वो रैम के स्लॉट मिल जाते हैं DDR5 के, और बाकी 2 NVMe SSD स्लॉट मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं इसको औरों से अलग बनाते हैं। अब यहाँ पे आप जब भी मदरबोर्ड में अपना सामान जैसे कि रैम SSD वगैरह लगाएं, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो जो मदरबोर्ड है, अगर सपोज़ DDR4 बोर्ड है और वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट करता है, तो कभी भी 2600 या 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मत लगाना। हमेशा उस बोर्ड की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उसका यूटिलाइज हमको करना है। अगर वो Gen 3 और Gen 4 दोनों SSD सपोर्ट करता है तो आपको Gen 4 SSD लगानी है। अगर वो जो मदरबोर्ड है वो 5200 मेगाहर्ट्ज़ तक की DDR5 रैम सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे आपको DDR5 रैम जो है वो 5200 मेगाहर्ट्ज़ की लगानी है, ना कि 4800 मेगाहर्ट्ज़ की। तो जो आपको हार्डवेयर लगाना है वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी का लगाना है, जो उस मदरबोर्ड की कैपेबिलिटीज़ का पूरा इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों उसके बाद मैंने आ जाते हैं PSU यानी कि SMPS के ऊपर। तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि कई सारे PCs का जो है परफॉर्मेंस टू पावर रेशियो जो होता है वो ख़राब होता है। तो वहाँ पे आपको जो है वो ये करना है कि वैसे तो एक टूल आता है MSI की तरफ से जिसको हम कहते हैं PC पावर सप्लाई कैलकुलेटर। इसको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपना CPU, GPU, रैम, स्टोरेज वगैरह सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको ये बता देगा कि कितने वॉट आपको जो है वो चाहिए, कितने वॉट की जो है वो आपको मिनिमम PCU जो है वो लगानी है अपने सिस्टम में। और वहाँ से एक आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया मिल जाएगा कि कितने वॉट की जो है वो आपको PSU अपने सिस्टम के अंदर जो है वो लगानी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाता है सर्टिफिकेशन का मामला कि 80+ लगानी है गोल्ड, 80+ सिल्वर लगानी है, 80+ ब्रॉन्ज लगानी है, 80+ प्लैटिनम लगानी है। तो प्लैटिनम और टाइटेनियम वाली तो जो है वो थोड़ा सा मामला बजट का इशू हो जाता है, बट कोशिश कीजिए कि 80+ गोल्ड तो लगाएं कम से कम, अगर आप एक हाई एंड PC बना रहे हैं। क्योंकि अगर आपका पावर टू लोड रेशियो ही ख़राब होगा PC का, तो वहाँ पे फिर आपको जो परफॉर्मेंस है वो निकालनी थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो जाती है PC के लिए, और जो है वो फिर पावर लैग होने लगता है PC के अंदर। क्योंकि जितनी परफॉर्मेंस आपके ग्राफिक कार्ड और CPU को चाहिए, अगर वो ना मिले तो वो फिर ऑब्वियस सी बात है कि गेमिंग में आपको फ्रेम ड्रॉप्स मिलेंगे और एडिटिंग में आपको लैग मिलेगा। तो ग्राफिक कार्ड में आज की रेट में 1650 तो चल ही रहा है, इसमें 1650 सुपर भी आता है, और 1650 से नीचे जाना तो जो है वो बेकार ही है। बट मैं ये कहता हूँ लोगों को कि 1650 जब आप ले रहे हो और थोड़ा सा पुश अगर कर सकते हो, तो वहाँ पे जो है वो आप 1660 के साथ जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपको एक NVIDIA का जो एनकोडर है वो आपको जो है वो इंक्लूडेड मिलता है ग्राफिक कार्ड में, जिससे जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। वहीं अगर आप देखोगे, अगर RTX 3050 की तरफ अगर आप जाते हो 20,000 रुपये की रेंज में, तो वहाँ पे फिर आप जो है ना RX 6600 को पकड़ो AMD के। लोग AMD के ग्राफिक कार्ड्स को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट अगर आप RX 6600 का परफॉर्मेंस देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल RTX 3050 से बेटर निकल करके आती है। तो 20,000 रुपये की रेंज में अगर आप देखोगे तो 8 GB का वो आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो हर मामले में RTX 3050 से बेटर निकल करके आती है। चाहे आप उसके बेंचमार्किंग देख लो, चाहे आप उसके FPS देख लीजिए गेम्स में। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देखिए गेम्स में जो उसके FPS है वो RTX 3050 से बेटर निकल के आती है।
तो इंडिया में थोड़ा सा जो है वो लोगों की भेड़ चाल है कि एक जो लेता है सब वही लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे और थोड़ा सा इंटरनेट में आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वहाँ पे जो है वो आपको प्रॉपर नॉलेज जो है वो आपको हर चीज़ की हो जाएगी। थोड़ा सा लोग AMD से बचते हैं क्योंकि AMD को लोग समझते हैं कि हीटिंग की इशू आती है AMD में। ऐसा लैपटॉप में तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा इंटेल के मुकाबले AMD के जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें थोड़ा सा थर्मल हायर साइड होता है, बट डेस्कटॉप में तो आपके पास खुला माहौल है। आप कूलिंग लगा सकते हो, लिक्विड कूलर्स यूज़ कर सकते हो, 4 5 6 8 पंखे जितने आपकी इच्छा उतने लगा सकते हो। तो वहाँ पे जो आपकी कूलिंग है ना, आप उसको जब से राइजन सीरीज़ आई है, हीटिंग का इशू तो वैसे AMD से ख़त्म ही हो गया है, बट फिर भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो जो AMD के 7600X प्रोसेसर आते हैं, Ryzen 5 7800X आता है Ryzen 7 में, तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है भाई वो बहुत ज़बरदस्त निकल करके आती है। आप एक बार यूज़ करोगे तो शायद इंटेल की तरफ कभी दोबारा जाओ भी ना। तो इंटेल अब जो लेकर के आ रहा है 13 जनरेशन और 14 जनरेशन वाले प्रोसेसर, वो अब आपको पता ही है कि इंटेल में 10 जनरेशन और 11 जनरेशन का क्या बुरा हाल हुआ था AMD की वजह से। तो उसको ओवरकम करने के लिए इंटेल जो है वो अब 13 जनरेशन के जो प्रोसेसर लेकर के आ रहा है और जो 14 जनरेशन के प्रोसेसर निकल के आ रहा है, वहाँ पे जा कर के जो है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो निकल करके आ रही है। तो बेंचमार्किंग से अगर आप देखोगे उन प्रोसेसर्स की जाके, तो बहुत ही मतलब एक कह लीजिए कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस में जंप है वो काफ़ी ज़्यादा 35% तक जो है वो जंप दे रहा है। तो बहुत ही जो है वो टेक्नोलॉजीज़ का खेल है। जो NVIDIA है उसका टेक्नोलॉजी अलग है, AMD वाले की टेक्नोलॉजी अलग है, बट ऐसा नहीं है कि AMD की टेक्नोलॉजी ख़राब है, वो थोड़ी सी लेस पॉपुलर है। तो लेस पॉपुलर होने का मतलब ख़राब नहीं होता। आप AMD के ग्राफिक कार्ड्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो एडिटिंग में और गेमिंग में देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं ये भी आप जो वो कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।